Hello everyone. Today we are going to discuss about nucleus. So guys, basically जो न्यूक्लियस होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये जो टॉपिक है न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको आगे भी पढ़ना है। सो मैं इसमें आपको बस बेसिकली इसमें न्यूक्लियस डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले जो राइबोसोम्स है, साइटोस्केलेटन, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप इजीली पढ़ के क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एंड प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द सेल। बेसिकली सबको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स होता है गाइस ये न्यूक्लियस आपके सेल का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल विच कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मीन्स डीएनए कंटेन करके रखता है, ओके। फॉर कंट्रोलिंग ऑल इसेंशियल प्रोसेस रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म एंड हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। जो क्या करती है बेसिकली आपके बॉडी के जितने भी इसेंशियल प्रोसेस हैं उन सब को ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। उससे रिलेटेड मेटाबॉलिज्म को प्रोटीन बना के उसमें हेल्प कराता है। स्पेशली डीएनए के कोड्स के फॉर्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ओके। सो मेनली जो इंट्रो होना चाहिए वो बिल्कुल सही इंट्रो है यहाँ पे, ओके। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखो, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है वो बस यही है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन मोस्ट इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया एंड रॉबर्ट ब्राउन ने आपके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। दोनों नेम इजीली समझ में आ जाता है, ओके। देन इसके बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जो जिन्होंने बहुत सारे टर्म्स दिए थे। देखो, लेटर द नेम क्रोमेटिन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, ओके। जो क्रोमेटिन वर्ड है उसको किसने दिया था, फ्लेमिंग। एक और साइंटिस्ट नेम इंपॉर्टेंट याद रखना, व्हेन द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस वाज स्टैंडर्ड बाय द बेसिक डाई, न्यूक्लियस इज नॉन to be the largest cell organ, also known as brain of the cell, okay. Most important, also known as brain of the cell and control room of the cell। अच्छा, एक बात और है कि फ्लेमिंग ने क्या किया था, बेसिकली उसको स्टेन किया था बेसिक डाई की हेल्प से, क्रोमेटिन्स को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आपके बुक्स में जनरली नहीं है, जैसे जनरली आपको पता होना चाहिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो थे, ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने आरबीसी में जो फिश की जो आरबीसी थी यानी ब्लड थी उसमें न्यूक्लियस को देखा था। फैंटाना जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो इल फिश होती है उसकी स्किन सेल्स में न्यूक्लियस को देखा। उसके बाद हॉफमेस्टर थे, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारे और साइंटिस्ट जैसे आपके वेल्डियर है, मैशर है, अल्टमैन है और आप हैमरिंग है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ओके। तो आपको जनरली ये दो साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं, ओके। ऑक्यूरेंस की बात करें तो न्यूक्लियस इज नोन एज टू बी प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट अ फ्यू सेल टाइप्स सच एज अ आरबीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि जो आरबीसी होता है ह्यूमंस की उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखना। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बट डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता। सिव सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एक्सेट्रा, तो इन सब में क्या होता है आपका बेसिकली न्यूक्लियस नहीं रहता। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक की बात ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। रीज़न, उसके बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट होता है, जिसके बेसिस पे ही इसका बेस ही है क्या, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को डिफाइन करने का, ओके गाइस, ओके। देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर बहुत कम दिया है इसमें, बट आपको जितना चाहिए उतना दिया है। उसके बाद मैं आपको और डिस्क्राइब कर देता हूँ। द इंटरफेस न्यूक्लियस, ओके। इंटरफेस न्यूक्लियस का मतलब है ये जो दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको व्यू हो रहा है, ये कोई सिंपल नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो जनरली सेल डिवीजन के इंटरफेस स्टेज में लिए गए हैं, ओके। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग, ओके, डिवाइडिंग नहीं हुआ है, हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन जो दिख रहा है, क्रोमेटिनेट्स वो दिख रहा है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स दिख रहा है, एंड वन ऑफ मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोई, ओके। बट आपको अगर डायग्राम आ जाता है तो ठीक है, बट अगर
इसका स्ट्रक्चर पूछता है तो आपको इसमें और ऐड करना पड़ेगा गाइस, इतना काफ़ी नहीं है न्यूक्लियस के लिए। ओके, सो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सेल, या ये है गाइस बेसिकली आपका न्यूक्लियस। ओके, ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बेसिस पे मैं इसको धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूँ। ओके गाइस, एक्यूरेसी तो हो गया हम लोगों का। शेप साइज़ की बात करें तो सब जितने भी सेल्स हैं सब में सेल्स के अकॉर्डिंग होता है। अब बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, तो न्यूक्लियस में देखो ये उसका रियल व्यू है, रियल व्यू नहीं डायग्रामेटिकल व्यू बोल सकते हैं, जो उसमें जनरली प्रेजेंट होता है। ओके, सो फर्स्ट जो होता है, पहली बात करें तो हम लोग जानते हैं ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का सबसे आउटर पार्ट की बात कर लेते हैं पहले। ओके गाइस, आउटर पार्ट क्या है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी क्या होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जो बेसिकली बाहर क्या होती है, साइटोप्लाज्म को और इंटरनल न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करके रखती है। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को कंप्लीटली क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, ये जो होता है आपके बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हार्वेटिंग। ओके, देन ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी भी बहुत सारी क्या होती है, कंटेनमेंट होती है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो होती है बेसिकली सबको पता ही है, आउटर मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है इसको एक्टोकेरिथोटिका भी बोलते हैं। देन ये एंडो बोल सकते हैं, एंडोकेरिथोटिका। ये जो मेम्ब्रेन है इसकी जो लेंथ है, याद रखना लेंथ, ओके, लेंथ डिस्क्राइबल नहीं होती, बट इसकी जो थिकनेस होती है वो 75 to 90 एंगस्ट्रॉम की होती है। ओके, और यह जो मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जनरली लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। आपको पता होना चाहिए लिपोप्रोटीन की ये मेम्ब्रेन है। एंड इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर बहुत सारे राइबोसोम्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है। इंटरनल मेम्ब्रेन में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। देखो ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, प्रेजेंट है क्या, नहीं। इनर मेम्ब्रेन में, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में राइबोसोम अब्सेंट्स होते हैं। ओके, यह जो मेम्ब्रेन है कई बार क्रोमेटिन से भी कनेक्टेड हो जाता है। देखो कई बार क्या होता है, ये क्रोमेटिन जो नेट आया है ये उससे अटैच हो जाता है और उससे जुड़ जाता है। ओके, तो ये क्या है आपका जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात होगी। उसके बाद देखो बीच बीच में ऐसा होल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके गाइस, ये जो जनरली दिख रही है ये डायग्रामेटिकली हम लोग उसका टीएस कट किए हैं ना। अगर आप जनरली न्यूक्लियस को देखोगे तो वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच बीच में क्या होता है, होल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो वही है, उसी को हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो बात करें न्यूक्लियर पोर का, तो ये देखो न्यूक्लियर पोर क्या होता है, ये जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सेंटर्स में, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स में कुछ माइन्यूट होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, जिनमें जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। अब देखो डीएनए का मेन काम क्या है, यहाँ जो क्रोमेटिन नेट्स है, क्रोमेटिन नेट्स में रिप्लिकेशन होना है, ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बनता है वो इसी जो न्यूक्लियर पोर होता है उससे निकल के साइटोप्लाज्म में जाता है, जहाँ उसका फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड का कंटेनमेंट होके पॉलीपेप्टाइड चेन, देन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो ये सब नहीं, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसपोर्टिंग का फंक्शन, मेन ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन कौन करता है, न्यूक्लियर पोर करता है। देन गाइस यहाँ पे सेंटर में देखो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्री स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये देखो पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यह जो होता है बेसिकली आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के मेन सेंटर का क्या होता है, मेन मिडिल पोर्शन होता है, जो बेसिकली क्या होता है, एम्प्टी पोर्शन होता है, जो मतलब दिखने में एम्प्टी होता है, लेकिन ये जो होता है बेसिकली लिक्विड से भरा रहता है। और इसका जो याद रखना, ये जो होता है इसका वेट ये 10 to 30 वाइट बेस होता है। एंड यह जो होता है एक इनएक्टिवेट स्ट्रक्चर होती है। कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं वे इसमें बेसिकली क्रिस्टल जो होते हैं ना, क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स और फैट्स की इसमें कुछ ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इसके अंदर।
ओके, तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया हूँ मैं। अच्छा, न्यूक्लियर पोर का अगर साइज़ पता नहीं है तो याद रखना इसका साइज़, ये जो होता है इसका हर एक जो न्यूक्लियर पोर होता है वो 14 to 350 एंगस्ट्रॉम की इसमें क्या होती है, होल स्ट्रक्चर बनती है। ओके, नेक्स्ट जो गाइस इनर पोर फिलामेंट्स, इसमें बहुत सारे ऐसे फिलामेंट्स की कंटेनमेंट होती है। इनर पोर फिलामेंट्स है, इक्वेटोरियल फिलामेंट्स और एक्सियल फिलामेंट्स, ऐसे इनमें बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं और कंटेनमेंट भी हो जाता है। देन गाइस अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म, भाई न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब क्या है, जिस सेल के बाहर का जो प्लाज्मा होता है उसको साइटो, मतलब सेल के अंदर का जो प्लाज्मा है वो साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर में वायलेट कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सो न्यूक्लियोप्लाज्म का बेसिकली क्या होता है, यह जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो जनरली ट्रांसपेरेंट, फिलामेंटियस एंड एसिडिक नेचर की लिक्विड भरा होता है। एसिडिक नेचर का क्यों होता है, सोचो। एसिडिक नेचर का रीज़न ये है क्योंकि ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं ये जनरली बना होता है फास्फोरिक एसिड का, और इसी के रीजन की वजह से ये जो प्लाज्मा होता है वो भी एसिडिक हो जाती है। ओके, देन इसमें बहुत सारे क्रोमेटिन नेट्स एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन नेट्स का देखो, ये जितना भी ब्लैक कलर में दिख रहा है ये सब क्रोमेटिन नेट्स है, और सेंटर में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इट इज़ द कंट्रोल रूम ऑफ द न्यूक्लियस, मीन्स इट इज़ मास्टर कंट्रोल रूम। ठीक है भाई, सेल का कंट्रोल रूम न्यूक्लियस हुआ, और इस पूरे न्यूक्लियस का कंट्रोल रूम कौन है, ये न्यूक्लियोलस है। ओके ओके गाइस, देन अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ क्रोमेटिन नेट। ओके, क्रोमेटिन नेट, व्हाट इज़ द क्रोमेटिन नेट। सो क्रोमेटिन नेट को देखोगे आप लोग, विजुअलाइज करते हैं, इसको जूम करते हैं। भाई जूम तो हो रहा है बट देखो ये तो डायग्राम है, आपको स्ट्रक्चर क्लियर दिखना चाहिए। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर आपको बनाना है अपने बुक में, कॉपीज़ में, फेयर में। ओके, क्रोमेटिन की बात करें तो सेंटर में जो जनरली थ्रेड लाइक स्टेप, भाई थ्रेड ही है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई थ्रेड को पकड़ा है, हाथ से थोड़ा सा उसको क्रश किया और उसको फेंक दिया है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो नेटवर्क फैला होता है उसे हम लोग क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन नेट, यह जो नेट है वो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, डीएनए बना होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन के फॉर्म होते हैं जो इसको कंटेन करके रखते हैं गाइस, याद रखना। ओके, एंड क्रोमेटिन के जो मेन कंपोनेंट है वो जनरली हिस्टोन एंड डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका मेनली अगर हम लोग रेशियो बोले तो 1:1 के फॉर्म में ये रहता है। क्या, आपका क्रोमेटिन, ओके, आपका डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों 1 यानी इक्वल पोर्शन। भाई अब देखो, जनरली आपको भी पता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमेटिन नेट है, ये क्रोमेटिन नेट जब सेल डिवीज़न होता है तब ये जो क्रोमेटिन नेट है ऐसा क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम का फॉर्म बन जाता है। ये क्रोमोसोम का अगर मैं एंड पोर्शन देखूँ, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन नेट्स है वो बंच लाइक स्ट्रक्चर में ऐसा कंटेनमेंट होता है। ठीक है, ये बहुत सारा ऐसा बंच स्ट्रक्चर होता है। अब इसको जब आप रिमूव करोगे तो इसमें न्यूक्लियोसोमल मॉडल का नेटवर्क फैला होता है। ये न्यूक्लियोसोमल मॉडल में हिस्टोन प्रोटीन 1:1 डीएनए के साथ कंटेंट होते हैं। जब ये रिलीज़ होता है तब जाके कहीं आपका डीएनए रिलीज़ होता है। ओके, ऐसा एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये है आपका क्या, आपका क्रोमेटिन। ओके गाइस, अब क्रोमेटिन में हम लोग जनरली हिस्टोन की बात कर रहे हैं, तो हिस्टोन जो होता है, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, हिस्टोन। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन, यह प्रोटीन भी मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। दे आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। द फर्स्ट इज H1, हिस्टोन 1 प्रोटीन। ओके, याद रखना भाई, सिर्फ याद रखना, बुक में कहीं लिख लो, H1। सेकेंड होता है H2A, ओके, नेमली बाद में बता दूंगा, H2B। अब बोलोगे सर H2C होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, H3 एंड H4, ये टोटल 5 प्रोटीन्स होते हैं, याद रखना। एंड डीएनए तो जानती हो, इट इज़ द बेसिकली मेन जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन,
आपस में जो होता है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्टली बॉन्डेड होते हैं, जो न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये दिख रहा है न्यूक्लियोसोम्स, इसका फॉर्मेशन जनरली किसके साथ होता है, आपके क्रोमेटिन नेट्स और हिस्टोन प्रोटीन के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ये बन जाता है। ओके, इसका जो होता है बेसिकली डायमीटर, तो इसका डायमीटर 110 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसमें आपका H2 याद रखना, H2A, H2B, H3 और H4 के जनरली 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो पेयर्स बोल रहे हैं तो टोटल कितने हुए, 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लगभग 200 इसमें बेस पेयर। ओके, क्या बेस पेयर की बात करूँ, बीपी नंबर बता रहा हूँ 200। ये क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, डीएनए इसके चारों ओर लिपटा रहता है। ओके, यह जो होता है इंटरफेस जो होता है, जिस फेज़ में मैं बताया बुक में, इंटरफेस के जो होता है कंडीशन में क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन फाइबर नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट अगर हम लोग इसको स्टैनिंग करें तो कुछ इसके जो रीज़न होते हैं, इसके कुछ रीज़न हैं जो आप देख रहे हो। कुछ रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट में है और कुछ बहुत ज़्यादा डार्क में होते हैं, यानी 2 रीज़न इसके बेस पे होता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको स्टेन, और इसको स्टेन करने के लिए याद रखना गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको स्टेन करते हैं हम लोग, स्टेन का नाम है एसीटोकार्मीन। ये एक स्टेन का नाम है जिससे न्यूक्लियस को स्टेन किया जाता है, लैब में अवेलेबल रहता है एसीटोकार्मीन। आप लोग जो बोरेक्स कार्मीन यूज करते हो वो यूज़ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, वो जनरली क्रोमेटिन नेट्स को दिखा नहीं सकता, एसीटोकार्मीन का ही यूज़ करते हैं इसके लिए। ओके गाइस, यहाँ पे 2 टाइप्स के आपको क्या मिलेगा, क्रोमेटिन्स मिल रहे हैं। पहला जो है लाइट वाला और दूसरा जो डार्क वाला यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर बात करें हम लोग इस लाइट वाली का, तो इसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन। ओके, क्या बोलेंगे इसको, यू क्रोमेटिन। यह जो क्रोमेटिन है वो ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है और इसमें डीएनए की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, तो ये जो आप दिख रहा है, यहाँ से आ जाते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन दिख रहा है जो सेकेंड फॉर्म है इसका, क्रोमेटिन रेट राइबोसोम एंड क्रोमोसेंटर। ओके, तो आप इसको याद रख लो, ये जो होता है ये होता है यहाँ पे, इस को लिख सकते हो क्रोमेटिन नेट को साइड में लिख लो आप, इसी का यू क्रोमेटिन। ओके, यू क्रोमेटिन के बाद हम लोग बात कर रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिन का। तो यह जो होता है बहुत ही ज़्यादा दिख रही है और डार्क कलर का होता है। ओके, डार्क कलर का नहीं होता, डार्क स्टेनिंग होता है। ओके, स्टेन करने के बाद कलर से होता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है गाइस, बहुत प्रॉब्लम बार बार वर्ड आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसका जब एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है तो वो बनता है एमआरएनए के फॉर्म में। तो डीएनए टू एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, याद रखना। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। तो ट्रांसक्रिप्शन के फॉर्म से ये जो होता है इनएक्टिवेट होता है, डीएक्टिवेट फॉर्म है, ये एक्टिवेट नहीं रहता, याद रखना। यह जो है बेसिकली न्यूक्लियस एंजाइम के एंटी रेजिस्टेंस जो होती है, ठीक है, उसका फॉर्म करता है। यू क्रोमेटिन में बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के जो बाद इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शनलाइजेशन, उसका फंक्शन कराता है। यानी बेसिकली अगर बात करें तो मेन रोल किसका होता है, यू क्रोमेटिन का होता है। ओके, ये है गाइस न्यूक्लियस का कंटेनमेंट पूरा। न्यूक्लियोलस जो होता है, ये जो है बेसिकली न्यूक्लियोलस जो होता है, याद रखना, इसका मैं पढ़ा था फोंटाना, साइंटिस्ट याद रखना, फोंटाना नेमली साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1781 में इसको डिस्कवर किया था। ये भी इंटरफेस की कंडीशन में एक बेसिकली बोल सकते हैं राउंड शेप में या फिर एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, ठीक है। पोजीशन टाइप्स इसको इतना ज़्यादा हम लोग को डील नहीं करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, इसलिए समझ, बस फंक्शन याद रखना। ये जो होता है सेल डिवीज़न में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह जो है बेसिकली ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सेल्स में होता है। ओके, सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। अब
आपके बुक के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रक्चर तो हो गया भाई। अब मेनली हम लोग को देखना है फंक्शंस। तो आपका फंक्शंस देखो भाई, न्यूक्लियस की क्या क्या फंक्शंस है। न्यूक्लियस परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट, इट स्टोर इंफॉर्मेशन डेट कंट्रोल सेलुलर फ्यूज़न। भाई सेल डिवीज़न के लिए मेन क्या होता है? फंक्शन करता है, सेलुलर फंक्शन है, कंट्रोल सेलुलर फंक्शंस। जितने भी सेल के फंक्शंस है, सेल का ग्रोथ है, डिवीज़न है, ट्रांसपोर्टेशन, सबको कंट्रोल करता है। क्यों कैसे कंट्रोल करता है? यहाँ से हर एक वर्क के लिए जो बेसिकली एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और उस जीन से बनता है एक प्रोटीन, और वो प्रोटीन क्या होता है? जो भी प्रोटीन बनता है वो उस जीन को एक्सप्रेस करता है। यानी जीन को एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ओके, अगर कोई प्रोटीन नहीं बनता किसी चीज़ के लिए तो आपका जीन क्या होता है? एक्सप्रेस नहीं होता, सीधी सी बात है। इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन। ओके, ये क्या करता है? कंट्रोल और सिंथेसिस करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को। ठीक है। इट आल्सो स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसको डीएनए बोलते हैं, फॉर डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड बिहेवियर। इट आल्सो इंड्यूस जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशन को इंड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा। क्रोमोसोम दिया है, क्रोमोसोम से रिलेटेड जितने भी हैं हमको जनरली उसका फंक्शन और यहाँ पे जो शेप दिया होता है जिसको टाइप्स बोलते हैं वो याद रखना है, जो आप इजीली याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स पे